Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, DU, LLB, LLM, NLS, सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आज का क्विज का क्वेश्चन ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूसेस द एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयू एलएलबी, एनएलएस एट, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज, मॉक टेस्ट। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, वहां पर जाके आप इनके डेमो देख सकते हैं, आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक ही आर्टिकल एडिटोरियल में आज अच्छा है जो आपको देखना है, दैट इज हाई ऑफिस। ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट एडिटोरियल आया हुआ है तो उसको डिटेल में देखेंगे। मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर जैसे ही कोई आर्टिकल आएगा एडिटोरियल में, हम डिटेल में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ये प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। और आज ही वो आर्टिकल आया हुआ है तो चलिए फिर डिटेल में देखते हैं। एडिटोरियल में तो बस ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपना एक जो प्रपोजल रखा है कि हमारे कैंडिडेट ये हैं, एक अपोजिशन ने रखा है। तो राइटर का ऐसा कहना है कि फाइट जो है टक्कर की हो सकती है। चलिए फिर आगे देखते हैं। पहले समझते हैं किस तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन का पूरा प्रोसेस चलता है। कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट दे सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए। तो मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली एंड पौंडुचेरी जिसमें इंक्लूडेड है। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं क्या वो वोट देते हैं? तो जवाब है नहीं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर या और भी बहुत सारे लोगों को प्रेसिडेंट समय समय पे नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के अंदर, तो या कहीं किसी और स्टेट असेंबली के अंदर कोई भी किसी को नॉमिनेट करके ला रहा है, तो उस तरीके के जो मेंबर्स हैं दे कैन नॉट वोट इन प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ये चीज आप क्लियर रखिएगा। तो हु कैन वोट? ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब किस तरीके से ये वोट का पूरा स्ट्रक्चर होता है ये हम महाराष्ट्र के एग्जांपल से समझते हैं। कि महाराष्ट्र का एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 55 सब क्लॉज 2 में पूरा डिटेल है कि स्टेट का वोट जो है वो किस तरीके से होता है। तो चलिए सबसे पहले देखो, मानो कि महाराष्ट्र का पॉपुलेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द 1971 सेंसस। तो 504,12,235 दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1971 सेंसस। महाराष्ट्र के अंदर एमएलए कितने हैं? 288। ठीक है, देखो आंकड़े जो है ना ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है कि भाई प्रोसेस क्या होती है, और क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप सॉल्व कर लोगे। एमएलए जो है मान लो महाराष्ट्र में 288 है, तो अब क्या फॉर्मूला लगता है जिससे कि महाराष्ट्र के वोट्स की संख्या निकल के आती है? टोटल पॉपुलेशन अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ आपके एमएलएज हैं इनटू 1/1000। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया जिससे कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, दैट इज 175। ठीक है, अब टोटल जितने एमएलए हैं 288 इंटू 175 कर देंगे तो महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली का टोटल जो वोटिंग काउंट होगा वो उतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो आप देखिए 175 इंटू 288 किया गया है, 50400 जो है महाराष्ट्र का आंकड़ा आपके सामने आया हुआ है। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स क्या होता है? अब जैसे सारा कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, तो 549474। यूपी में सबसे ज्यादा है 208 एंड सिक्किम में 7 है। इसीलिए देखो बीजेपी ने जो अपने बंदा नॉमिनेट किया है उनके ज्यादा चांसेस हैं प्रेसिडेंट बनने की, क्योंकि यूपी में उनकी सरकार है और जहां जहां पे मतलब मेजॉरिटी जगह पे देखा जाए तो उनकी सरकार है। तो वोट्स जो है ना ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा उनके पास रहेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लास्ट ईयर देखो क्या हुआ था कि नीतीश कुमार ने ना बीजेपी के बंदे को वोट नहीं दिया था, अगेंस्ट में दे दिया था। तो ऐसे कोई लोग निकल जाए, मतलब नीतीश कुमार मतलब उनकी पूरी जो पार्टी के लोग होंगे, तो इस तरीके की चीजें होने की संभावना अगर बनती है तो फिर सिन्हा साहब के भी चांसेस पूरे हैं। तो ये तो आपने समझा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट्स कैसे काउंट होते हैं। अब हम आ जाते हैं कि लोकसभा के वोट्स कैसे काउंट होते हैं। तो लोकसभा में मान लो 543 बंदे हैं, राज्यसभा में मान लो 233 बंदे हैं, टोटल एमपी की संख्या कैलकुलेट हो गई। अब एक बंदे की वैल्यू कैसे होगी? तो टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, ये हमने पीछे आंकड़ा देख लिया था, अपॉन इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ एमपी जिसमें लोकसभा राज्यसभा को जोड़ दिया जाएगा नॉमिनेटेड को एक्सक्लूड करके। तो आपके सामने ये जो आएंगे ये आएंगे 708। ठीक है, क्लियर हुआ?
तो 708 जो है ना, ये एक एमपी की वोट की वैल्यू है। अब 708 को 776 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो टोटल आंकड़ा है ये आपके देश के एमपीज के वोट का काउंट आ गया। और टोटल वोट्स कितना हो गया, आप स्टेट्स के जितने भी हैं टोटल उसका सम जोड़ दो, टोटल एमपीज के वोट्स का सम जोड़ दो, तो ये जो है ये टोटल वोट्स का आपके सामने आंकड़ा आ चुका है। इतनी चीजें क्लियर हुई। एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर स्टेट असेंबली आउट ऑफ द फंक्शन है ना, स्टिल एमएलए कैन वोट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं कि किस तरीके से ये वोटिंग का सिस्टम होता है। हमने सुना है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है ना वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता क्या है, देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 लोगों की फोटो, एक में हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, दूसरे में आप देख सकते हैं विजय माल्या है, तीसरे में आप देख सकती हैं काजोल हैं, और चौथे में आपके सामने सलमान खान है। अब प्रेसिडेंट के वोट डलने हैं, ठीक है। किसी भी इलेक्शन के अंदर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी बंदा 50% प्लस वोट ले आता है, ही इज द विनर। अब देखो क्या होगा, जब कोई वोट डालने जाएगा ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से वोट होता है। इसमें क्या होता है ना, आपको एक वोट नहीं देना होता है, आपको जितने भी बंदे खड़े हैं ना उनका प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो सेट करना होता है। जैसे कि मान लो मैं वोट देने जा रहा हूं, तो मैंने लिखा पहले नंबर पे मेरे को कोविंद जी चाहिए, दूसरे नंबर पे मेरे को सलमान भाई पसंद है, उनको मिलना चाहिए, अगर ये नहीं तो ये, अगर ये भी नहीं तो फिर तीसरे नंबर पे काजोल बन जानी चाहिए, अगर ये सब नहीं बन पा रहे तब माल्या को बना दो। तो ये आपके सामने कुछ तरीका है जिसके थ्रू आपको प्रेफरेंस अपनी फिल करनी होती है। हर बंदा अपनी प्रेफरेंस इस हिसाब से फिल करता है। अब मान लो देखो पहला चरण हुआ, वोट हुआ, इसमें निकल के आया कि कोविंद जी को मिले हैं 40%, सलमान भाई को मिले हैं 30%, काजोल बहन को मिले हैं 18% और माल्या को मिले हैं 12%। मैंने आपको क्या बताया था, 50% प्लस चाहिए अगर किसी को भी विनर निकलना है। तो यहां पे तो किसी के पास भी आंकड़ा नहीं है। अब क्या होगा, अब जो सबसे कम है कौन है, यहाँ पे माल्या जी हैं, इनको बाहर कर दो। तो इनके जो 12% वोटर्स थे, इन्होंने जो सेकंड प्रेफरेंस सेट करी होगी, जो भी इनकी सेकंड प्रेफरेंस रही हो 12% वोटर्स की, इनके वो वोट उनके उसमें जुड़ जाएंगे। मान लो 6% लोगों ने कहा था सल्लू भाई, 2% ने कहा था काजोल और 4% ने कहा था कोविंद जी। तो क्या हुआ आंकड़ा आपके सामने, इनका 36 हुआ, इनका 20 हुआ, इनका 44 हुआ, अभी भी 50% नहीं हुआ। तो फिर जो सबसे कम बची वो कौन थी, काजोल, इनको ही बाहर कर देंगे और इनके बंदों का जो प्रेफरेंस लिस्ट होगा उस हिसाब से फिर आगे वोट दे दिया जाएगा। तो ये तरीका होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। एंड आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसा दिया जाता है, वो ध्यान रखना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट वोट, पहली चीज, और कौन कौन वोट देता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। ये फॉर्मूलाज नहीं आते, नंबर भी नहीं पूछे जाते हैं, पर स्टिल इफ यू नो द प्रोसेस ना कैसे होता है, तो कोई भी क्वेश्चन इस पे बनेगा आप सॉल्व कर लोगे। आर्टिकल 55 सब क्लॉज 2 भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उद्धव ठाकरे फाइट्स टू कीप कंट्रोल ओवर शिवसेना। एंटी डिफेक्शन लॉ भी बहुत न्यूज में है, इस वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ हमने कल पढ़ा है डिटेल में, आया राम गया राम, जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी है देख लेना। एंड ऑल्सो देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, अगर वीडियो अच्छी लगा कर देखा करो तो लाइक जरूर करके जाया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। नहीं अच्छी लगे डिसलाइक कर दो, तो पता तो पड़े बच्चा क्या चाह रहा है। तो अभी क्या हुआ, देखो क्या हुआ है कि भैया शिवसेना के जो हैं बंदे जो हैं वो इनके अगेंस्ट में आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था एंटी डिफेक्शन लॉ 2/3 मेजोरिटी पे नहीं लगता है। अगर 2/3 मेजोरिटी जो है वो एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चली जाए, ऐसा भी माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार बना सकती है वहाँ पे। तो ये सब देखने में होगा कि आगे क्या होता है। अभी जो नई अपडेट है वो ये है कि उद्धव ठाकरे जी ने जो है सरकारी आवास छोड़ के अपने प्राइवेट रेजिडेंस में शिफ्ट हो गए हैं। अर्थक्वेक किल्स ओवर 1000 इन ईस्ट अफगानिस्तान। तो ये एक बड़ी दुखद खबर आ रही है अफगानिस्तान से कि अर्थक्वेक में जो है करीबन 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है अफगानिस्तान के अंदर। देन डिमोलिशन लॉज, यूपी गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। क्या हुआ कि डिमोलिशन इज लॉफुल, यूपी गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। अभी देखो क्या हुआ रिसेंटली में, जहां भी वायलेंस कोई कर रहा है, यूपी गवर्नमेंट जो है डिमोलिशन करा दे रही है उनके प्रॉपर्टीज का, जिससे कि चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, जिससे कि लोगों के अंदर डेटरेंस क्रिएट हो। अब डेटरेंस करने वाली जो ये थ्योरी है ना, कभी कभी ये बैकफायर भी कर जाती है और कभी कभी ये सही भी चलती है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी बात रखी है कि भैया जो हम डिमोलिशंस करा रहे हैं दिस इज लॉफुल और हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है, और फिर सरकार ने अपने कुछ कानून भी इसके लिए बताए कि इसके थ्रू हम कर रहे हैं।
डिमोलिशन राइट्स के ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे वर्डिक्ट्स हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग का जो आपको फंडामेंटल राइट है ना, इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, जैसे कि ओल्गा टेलिस एंड अदर्स वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स 1985 का ये वर्डिक्ट था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था eviction of pavement dwellers using unreasonable force without giving them a chance to explain is unconstitutional. Violation of their right to livelihood, ये भी यहाँ पे जुड़ गया है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 21 का स्कोप को बढ़ाते हुए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे कही गई थी कि कोई भी आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, इस तरीके की चीजें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुधियाना वर्सेस इंद्रजीत सिंह 2008 का ये केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ गिविंग नोटिस इज प्रोवाइडेड अंडर अ म्युनिसिपल लेजिस्लेशन देन द रिक्वायरमेंट मस्ट बी नेसेसरली कंप्लाइड विथ एंड नो अथॉरिटी हैज़ द राइट कि किसी भी जगह पे आप जाके बिना बताए, बिना नोटिस के गलत तरीके से जो है प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर सकें। तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के इस पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश वर्डिक्ट है। इसके अलावा बच्चन सिंह जो केस था, या विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस था, पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे जो भी कानून होने चाहिए ना, वो इंटरनेशनल लॉज को भी फॉलो करने चाहिए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को भी फॉलो करने चाहिए। एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन हैं जहाँ पे बेघर करना और इस तरीके डिमोलिशंस करने को रोका जाता है। तो ये कुछ आंकड़े थे आपके सामने जो मैंने रख दिए हैं, और आज का हमारा सेशन यही था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन जाना किस तरीके से होता है, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली एंड पोंडुचेरी, नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट वोट। हमने देखा किस तरीके से जो एमएलएज होते हैं उनके वोट्स काउंट होते हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इनटू 1/1000। 1 का आया, इसका मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ एमएलए से। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूपी में है, सबसे कम सिक्किम में है। स्टेट असेंबली अगर आउट ऑफ फंक्शन है देन ऑल्सो एमएलए कैन वोट। एमपीज का क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एमएलएज का वोट अपॉन टोटल एमपी। 1 का आ गया, मल्टीप्लाई कर दो टोटल से, इनको जोड़ दो, तो ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन आ जाते हैं। ठीक है, कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है, प्रेफरेंस लिस्ट सेट करनी पड़ती है, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। एंटी डिफेक्शन लॉ हमने कल डिटेल में देखा है। अर्थक्वेक किल्स ओवर 1000 इन ईस्ट अफगानिस्तान। डिमोलिशन लॉ यूपी गवर्नमेंट, डिमोलिशन इज लॉफुल, यूपी गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। देन हमने यहाँ पे एडिक्वेट हाउसिंग एंड काफी सारे केस लॉज यहाँ पे देखे। दिस इज इट गाइज, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 जो आए थे और क्यों हमें समझना है, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी सारे केसेस समय समय पे इस पे देखते हैं, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, जो भी आप एलएलएम का पेपर अभी नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं इसके अंदर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है। सेक्स, देखो बेसिकली हम जो एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिफाइन करते हैं कि कोई इंसान मेल है या फीमेल है। वहीं आपका जो जेंडर होता है ना गाइज, ये एक सोसाइटिकल टर्म है। ये सोसाइटी के द्वारा एक स्क्रूटनी करी जाती है कि आपके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक मैन जो है वो ब्लू पहनेंगे, वुमेन्स जो है वो पिंक पहनेंगी, मैन जो है उनके पे ये काम इंजीनियरिंग सूट करता है, फीमेल्स पे डॉक्टरी सूट करती है। तो जो इस तरीके की एक चीज़ें हैं ना, ये आपका मोर जेंडर है, सोसाइटिकल स्क्रूटनी। वहीं जो सेक्स है ये आपका बायोलॉजिकल रिलेशन बताता है कि आपका क्या हो, आप मेल हो, फीमेल हो, आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बायोलॉजिकल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। अब व्हाट इज ट्रांसजेंडर? ट्रांसजेंडर इज समवन हुज जेंडर डज नॉट मैच विद द जेंडर असाइंड टू देम एट बर्थ। मतलब कोई जन्म लेता है तो उसको जेंडर जो है वो मेल माना जाता है कि भाई ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर, बट जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको इस मेल कैरेक्टरिस्टिक्स से अपने आप को रिलाई नहीं कर पाता है, उसमें मोर उसको फीमेल वाला फील आता है। तो ये क्या है? दिस इज ट्रांसजेंडर। अब ट्रांसजेंडर के हित के लिए भारत में कोई रूल तो था नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए इनको। तो 2019 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। बट इस एक्ट के आने के बाद भी काफी बवाल हुआ क्योंकि इस एक्ट में कुछ कमियां थी
और उस कमियों को दूर करने के लिए फिर ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 हमारे देश में लाया गया। अब एम क्या था इसका बेसिकली सिंपल सा एम था टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बाय ग्रांटिंग देम रिकॉग्निशन एंड मेकिंग वेलफेयर प्रोविजन फॉर देम। अब क्या क्या इसमें चीजें आई है, हम रूल्स की बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 की, क्योंकि 19 वाला जो एक्ट आया था उसमें कुछ कमी आती है, उसको दूर करने के लिए इस रूल्स को लाया गया था। तो सबसे पहले देखो 2019 का जो एक्ट आया था ना, उसमें एक प्रॉब्लम आई थी आइडेंटिटी की। 2019 के एक्ट में इन्होंने ये कह दिया था कि भैया फिजिकल टेस्ट लेंगे, मेडिकल टेस्ट लेंगे, और फिर वो बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि इसको मेल देना है या इस ट्रांसजेंडर को फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला देना है, ज्यादा मतलब इस इंसान के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है। बट अब यहाँ पे इस चीज को मना कर दिया है और ये कहा गया है कि ट्रांसजेंडर विल देमसेल्फ डिसाइड कि उन्हें क्या ज्यादा अच्छा लगता है और वो किस तरीके पे, किस मेल या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स में से किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज्यादा झुके हुए हैं, और वो डीएम को जो है वो सर्टिफाई करेंगे और डीएम जो है फिर उस चीज को एफिडेविट के थ्रू, उनके जो एफिडेविट वो देंगे उसके थ्रू उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये 2019 का जो अमेंडमेंट जो एक्ट आया था उसमें ये कमी थी जो 2020 के रूल्स में दूर कर दी गई। दूसरा, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आप ना किसी बंदे के 92 नंबर आए हैं और किसी ट्रांसजेंडर के भी 92 नंबर आए हैं, आप इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट इसलिए तो नहीं करेंगे कि भैया ये 92 वाला ट्रांसजेंडर है। आप मार्क्स के बेसिस पे करिए, कोई और क्राइटेरिया आपके पास है उसके बेसिस पे जो रीजनेबल है आप करिए, चलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए उसको पीछे रख रहे हैं क्योंकि ही ट्रांसजेंडर, नहीं चलेगा। इस तरीके की चीजें पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी अलाउड नहीं है, ये यहाँ पे देखने को मिला। इसके अलावा देखो सेपरेट फैसिलिटीज की बात भी करी गई ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 के अंदर। सेपरेट फैसिलिटीज लाइक गाइस, जैसे कि आप देखते हो पब्लिक प्लेसेस में वॉशरूम्स होते हैं मेल फीमेल, बट वहाँ पे कहा गया कि जहाँ जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के राइट्स वायलेट हो सकते हैं वहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी क्रिएट किया जाए हॉस्पिटल्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर, जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी डिफरेंट वॉशरूम्स एंड जो भी सुविधाएं होती हैं वो हों। इसके अलावा देखो कहा गया कि जो स्कीम समय समय पे रिव्यू करी जाती है, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं SC ST OBC वुमेन्स इन सब के लिए होती थी, अब जो है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी होंगी और विद इन 2 ईयर्स हर बार इसको रिव्यू किया जाएगा। एक वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात करी है। वेलफेयर बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और वो जो है राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे और देखेंगे कहीं इसका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाने की बात करी गई है जो मॉनिटर करेंगे केसेस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स। तो ये भी हमने यहाँ पे देखा कि ये चीज भी नई यहाँ पे लाई गई है ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 के अंदर, जो कि पहले हमें नहीं दिखता था 2019 के एक्ट के अंदर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, क्योंकि हम ट्रांसजेंडर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो नेशनल काउंसिल, देखो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये वेलफेयर बोर्ड डिफरेंट है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो बनाने की बात करी गई है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो है ये कौन कौन कंसिस्ट है इसके अंदर। सबसे पहले देखिए आपके यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस इसके चेयरपर्सन होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे। अभी स्टेट का मतलब आप लोग क्या समझते हो, ये स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ये भी यूनियन मिनिस्टर। जैसे आपको पता है एक मिनिस्ट्री होती है कैबिनेट वाली, फिर एक होती है इंडिपेंडेंट, फिर एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, बट ये होते यूनियन वाले ही हैं। तो यहाँ पे यूनियन ही है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस जो इसके हैं वो वाइस चेयरपर्सन है। फिर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो IAS होते हैं। फिर 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग हेल्थ, होम अफेयर्स, होम रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये तीनों चीज भी आपने यहाँ पे देखा। इसके बाद है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के अंदर और भी कौन कौन लोग कंसिस्ट करेंगे। तो अदर मेंबर्स जो इसमें होंगे वो होंगे नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस काउंसिल के अंदर इसमें से कौन मेंबर नहीं होगा, तो ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं है क्योंकि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन है। तो नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स विल ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेटेड। The council will also consist of 5 members from the transgender community. ये important aspect है। 5 members from the transgender community and 5 experts from non-governmental organization। भैया देखो ट्रांसजेंडर के राइट्स की बात हो रही है तो उनके बिना उनके राइट्स को कौन अच्छे से बताएगा। तो 5 मेंबर्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भी इसमें रहेंगे, प्लस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी 5 एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसके अंदर रहेंगे। अब फंक्शन क्या है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस का, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला तो इनका काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि ये पॉलिसीज लाई जाए ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए और इस पॉलिसी के थ्रू चीज़ें बेटर हो सकती हैं सुधार के लिए।
कैसे अपलिफ्टमेंट हो सकता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का। इसके बाद ये जो पॉलिसी लाई जा रही है इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और क्या इसमें चेंजेस की ज़रूरत है, क्या लॉज एंड पॉलिसीज जो आप लेके आ रहे हो उसका इम्पैक्ट हो रहा है ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन है अगर उनके साथ ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, उनको इन सारे राइट से दूर रखा जा रहा है, तो उसको रिड्रेसल जो करेगा, ग्रीवांस मैकेनिज्म जो देखेगा, वो आपका नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन यहाँ पे देखेगा। तो दिस इज इट गाइस, दिस इज ये वाला एक इशू हमारा जो हमें डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।